राहुल गांधी का नॉमिनेशन चल रहा है। दोनों खबरों पर हम लोग साथ साथ बात करते रहेंगे व्यूअर्स। दोनों बड़ी खबरें आज की। अरविंद केजरीवाल पर फैसला आएगा और अगर उनको राहत मिल गई, मतलब अगर उनको बाहर आने के लिए आदेश हो गया तो समझिए कि राजनीति में एकदम से उबाल आ जाएगा। राहुल गांधी की जरा थोड़ी सी हम लोग बात कर ले। मैंने आपको बताया वायनाड में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके साथी जो हैं इंडिया गठबंधन के, उन्हीं को ये रास नहीं आ रहा है कि आखिर राहुल गांधी यहां क्या करने के लिए आए हैं। दूसरा, 19 से अब तक का फर्क यह, वहां 2 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे। अमेठी से लड़ते ही आ रहे थे तो लड़े ही थे, लेकिन उनको पता लग गया था कि यहां मामला इस बार टाइट है तो वायनाड चले गए। और वायनाड को कोई कुछ भी कहे, सेफ सीट थी, इसीलिए राहुल गांधी वायनाड से लड़े। वहां का कॉम्बिनेशन जो है, डेमोग्राफी ऐसी है कि 50% आबादी जो है मुस्लिम और क्रिश्चियन की है, तो वहां वो बिल्कुल सेफ थे। इस बार भी वो सेफ ही, उनका चुनाव कहीं से फंसा हुआ नहीं है। बाकी भावेश आपको अभी ज्यादा बता देंगे। लेकिन अमेठी में इस बार अंतिम वक्त तक फैसला ही कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है कि राहुल गांधी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे तो इनकी जगह कौन लड़ेगा। हमने एक बीच में कई अफवाहें सुनी कि प्रवक्ताओं को वहां से लड़ाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन राहुल गांधी यूं छोड़ देंगे अमेठी को, सस्पेंस में डाल देंगे, ये कौन सोच सकता था। और वो इस बार हो रहा है। समीर जी देखिए, राहुल गांधी ने सिर्फ अमेठी सीट नहीं छोड़ी है, राहुल गांधी ने पूरी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। एक सीट छोड़ के अगर वो वायनाड चले जाते हैं और पूरे देश के अंदर कांग्रेस का संगठन मजबूत करते हैं, अच्छे उम्मीदवार देते हैं, इंडिया गठबंधन के सहयोगी को जोड़ के रखते हैं, नीतीश कुमार को जोड़ के रखते हैं, तो लगता है कि राहुल गांधी ने भले अमेठी छोड़ी है, वो कांग्रेस को भी विपक्ष को भी जोड़ के रख रहे हैं और कांग्रेस को भी मजबूत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सिर्फ अमेठी नहीं छोड़ी है, पूरी पार्टी को छोड़ा। और देखिए, वायनाड से लड़ने की बात है, भले ही उनके सहयोगी दल कम्युनिस्ट पार्टी बोले कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों नहीं लड़ते, उत्तर भारत से क्यों नहीं लड़ते, जहां मोदी को उन्हें चुनौती देना, जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। देखिए, ये सब जानते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली और अमेठी के बाहर कभी निकले नहीं है। यही दो एक गढ़ था। अमेठी से राहुल गांधी की हार सुनिश्चित थी और उस हार के बदले एक जीत लेने के लिए वो वायनाड चले गए थे, जहां वो पार्टी सब सुनिश्चित थी कि यहां से राहुल गांधी निश्चित रूप से जीतेंगे। और 65% वोट राहुल गांधी को 2019 में वायनाड से मिले थे, तो ये बताता है कि वहां पर उनकी जीत सुनिश्चित थी। राहुल गांधी पिछले 5 साल में किसी क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया, न उत्तर प्रदेश में गए, न अमेठी में गए। और अमेठी और रायबरेली की तो यह हालत है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक वहां किसे उम्मीदवार बनाएगी यह तय नहीं कर पा रही है। तो यह तय था कि राहुल गांधी अमेठी में नहीं लौटेंगे, वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। और मुझे लग रहा है उसी आधार पर उन्होंने अमेठी से नहीं आएंगे। ये निश्चित रूप से राहुल गांधी अब अमेठी में नहीं आएंगे। अगर आना होता तो पार्टी इसके पहले बहुत पहले घोषणा कर देती, या प्रवक्ता इस बात के संकेत दे देते, या राहुल गांधी अमेठी कम से कम 2 से 4 दिन दौरा करते, प्रियंका गांधी अमेठी जाती, पार्टी को कि बड़ा कार्यक्रम वहां होता। मुझे लग रहा है कि सीधा सीधा संदेश है कि राहुल गांधी अब अमेठी नहीं जाने वाले। राहुल गांधी ने, लेकिन वायनाड में तो कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है उनको ना, वायनाड तो सेफ ही है उनके लिए। वायनाड से निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं है, भले ही कम्युनिस्ट पार्टी कितनी कोशिश कर ले। वायनाड से राहुल गांधी बहुत कंफर्टेबली जीत रहे हैं। पिछली बार 65% वोट मिला था, इस बार भी 50% से ज्यादा। वायनाड का क्या समीकरण दिख रहा है आपको? बीजेपी ने यहाँ अपने पूर्व अध्यक्ष को उतारा है, शायद के सुरेंद्रन को। बहुत कद्दावर नेता है। केरला में बीजेपी को खड़े करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा होगा पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी केरला के लगभग 7 सीटों पे 15 से 35% के वोट शेयर लाई थी, तो उनका योगदान है। लेकिन उस पर्टिकुलर सीट पे देखिए, उसका सोशल बैक इक्वेशन राहुल गांधी के फेवर में जाता है। लगभग वहाँ पे 50% से ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी है, फिर क्रिश्चियन है, तो वहाँ पे बीजेपी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती। उसका देखिए 2019 में भी आप देखेंगे केरला से जब ये फैसला हुआ था कि चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, तो यूडीएफ को बहुत फायदा हुआ था। 15 सीट अकेले कांग्रेस वहाँ पे जीती थी और 19 सीटों पे लगभग पूरे अलायंस को सफलता मिली थी। तो उसका एक असर था कि राहुल गांधी के इस बार वो असर दिख भी नहीं रहा पूरे राज्य में, लेकिन वो उस पर्टिकुलर सीट पे जाएंगे तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं राहुल गांधी के। कांग्रेस का ग्राफ तो डाउन हो रहा है केरल में पिछली बार से ना। बिल्कुल हो रहा है। आप देखेंगे जिस केरल की बारे में ये हिस्टोरिकल डेटा ये था कि एक बार हर ऑल्टरनेट पे सरकार बदलती है, वहां पे भी आप देखिए लेफ्ट की सरकार रिपीट हुई थी। बिल्कुल 2021 में सरकार रिपीट हुई थी। तो कांग्रेस का 2019 में जो परफॉर्मेंस था वो जस्ट इसीलिए था क्योंकि वहां पे ये हो गया था कि राहुल गांधी एक बड़े फेस बन के उभरे। उस टाइम में उन्होंने बहुत एक्सेप्टेबल फेस थे अपोजिशन के लिए कि वही चैलेंज कर रहे थे, तो उसका उनको फायदा मिला था उस पर्टिकुलर सीट पे भी और पूरे केरला में पूरे यूडीएफ। लेकिन आपको कहीं से नहीं लगता कि अगर बीजेपी वहां पर अच्छी लड़ाई लड़ ले और लेफ्ट तो सामने है ही, तो वोटों का बंटवारा कुछ इस तरीके से हो कि शायद और कुछ नहीं तो मार्जिन ही डाउन हो राहुल गांधी का? मार्जिन तो जरूर डाउन होगा क्योंकि दोनों जो कैंडिडेट हो बहुत कद्दावर है। जैसे हमने कहा कि डी राजा की
वाइफ है वो भी बहुत कद्दावर नेता है, उसके बाद जो के सुरेंद्र वो भी बहुत कद्दावर नेता है। तो मार्जिन तो जरूर डाउन होगा। और पूरे केरला में भी जैसे हम लोग पहले बार बार बात करें कि बीजेपी सब बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रही है, उसके बहुत सारे रीजंस भी है। केरला में हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते, फोकस नहीं देते, लेकिन वहाँ पे एक अलग तरह का कैंपेन चल रहा बहुत 4-5 सालों से। एक जब आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो लव जिहाद, वहाँ पे भी एक अलग टाइप का कैंपेन चलता है। कासा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैनिफेस्टो देखिए, आरएसएस का मैनिफेस्टो देखिए, दोनों का मैनिफेस्टो लगभग सेम है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी बहुत वर्क किया, जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है उसको बहुत अप्रोच करने की कोशिश की। आपने देखा होगा, बार बार ये तस्वीर देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर क्रिश्चियन कम्युनिटी के बड़े लोगों के साथ मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, तो वो उसी का हिस्सा है। दूसरी तरफ आप देखें बीजेपी ने वहाँ पे बहुत स्मार्टली जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा किया, 6-7 सीटों पे बहुत अच्छा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बीजेपी ने किया। जैसे त्रिवेंद्रम जैसे सीट, त्रिवेंद्रम वाली सीट पे देखेंगे उनको बहुत अच्छा फाइट दे रहे वो। उसके बाद हम लोग बार बार बात करें पथानमथिट्टा, हालांकि वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड सीट है, लेकिन क्योंकि वो उसी पार्टी से निकले हैं, कांग्रेस पार्टी से निकले हुए हैं अनिल एंटनी, तो वो एक बहुत बड़ी सेंध लगा रहे हैं उसका एक है। दूसरी बात 2019 में बीजेपी वहाँ पे उस पर्टिकुलर सीट पे बहुत अच्छा परफॉर्म की थी। तो ये कुछ गिने के चुने सीटें हैं जिसपे बीजेपी अच्छी परफॉर्म। एक कमेंट सर, राहुल गांधी पर नॉमिनेशन कर रहे हैं। राहुल गांधी आज वहां नामांकन कर रहे हैं, सीपीआई की एनी राजा भी कर रही हैं। सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी है। कम्युनिस्ट वहां हमेशा लड़ते रहे और कांग्रेस राहुल गांधी के पहले भी जीतती रही, 45% वोट मिलता रहा। जब राहुल जी गए तो वहां 65% हो गया, 64.89 ये परसेंटेज था। यानी एक तरह से कहें जब बड़ा नेता कूदा तो, और वहां मुस्लिम आबादी 28% के आसपास, अगर इलेक्टोरेट की बात करें, जो क्रिश्चियन है वो करीब 20 से 21% है, बचे हुए हिंदू ही। ऐसा नहीं हिंदू सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में है, लेकिन क्योंकि वहां का जो एक कैरेक्टर रहा है उसमें वहां का हिंदू मुस्लिम और हिंदू क्रिश्चियन ये कॉम्बो बनता है, उस कॉम्बो में कांग्रेस को प्रेफरेंस मिलती रही दोनों की वजह से। अब एक चीज और आप कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पर इसका मतलब आज भी जो सेकुलर क्रेडेंशियल्स हैं वो कांग्रेस का कम्युनिस्टों से ज्यादा मजबूत है। यानी आप कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में कहेंगे तो वो एक बड़ी है। लेकिन इस बार जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टियां हमलावर हैं वो पिछली बार नहीं थी। और ये सवाल तो जायज उठता है ना भाई, 1957 में जब जनसंघ को लगा कि भाई लड़ाई हमें लड़नी है, अपनी पार्टी खड़ी करनी है, तो उन्होंने अपने नौजवान नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भेज दिया बलरामपुर लड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में आपकी जमीन बनानी है और उत्तर प्रदेश आप छोड़कर भाग रहे हैं, 80 सीटों वाला राज्य, तो कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग में गड़बड़ दिखती है, आत्मविश्वास में गड़बड़ दिखता है। और वही जो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि परिणाम ये दिखेगा, और अभी जो रैली है उस रैली में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि एकदम साफ कर दो, चुन चुन कर खत्म कर दो जो लोग कह रहे हैं कि देश में आग लग जाएगी। तो एक तरह से जो एक्शन है और जो वो बोल रहे हैं, दोनों कहीं न कहीं जनता के साथ, इलेक्टोरेट के साथ जोड़ने में एक तरह से नाकाम हो रहा है। देखिए वायनाड इतनी कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सेफ सीट है। अगर आप देखिए 2014 में अगर आप देखेंगे तो 20,000 से ही वोटों से ही जो है कांग्रेस वहाँ पे जीती थी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा था। और इस बार ट्राई कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, एनी राजा भी वहाँ पर है, बीजेपी के सुरेंद्रन भी वहाँ पर है और इनका भी है। और दूसरा जैसे हर्षवर्धन भी बता रहे थे, वहाँ पे देखिए 50% के आसपास हिंदू हैं, और अगर वहाँ पे कोई भी कम्बिनेशन बनता है दूसरी तरफ से भी, और क्रिश्चियंस का और मुस्लिम्स का भी अगर वहाँ पे कम्बिनेशन बन जाता है या किसी तरह का और कम्बिनेशन बन जाता है, तो वहाँ पे राहुल गांधी को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल केक वॉक मिल जाएगी। ठीक, अच्छा एक बार जरा हम लोग केजरीवाल साहब की खबर का भी रुख कर लेते हैं। देखिए कोर्ट के अंदर फिर एक बार ये भी दलील दी गई है, हर बार ये बात तो उनके वकील कहते ही हैं कि हमको फंसाने के लिए जो बयान दिलवाए गए वो उन नेताओं के बयान हैं जो जिन्होंने शुरुआत में कभी हमारा नाम नहीं लिया, लेकिन जब इनकी बेल नहीं हो रही थी उसके बाद बेल लेने के लिए इन लोगों ने केजरीवाल का नाम लिया और उसके बाद उन लोगों को तुरंत जो है बेल भी मिल गई और सबको मेडिकल ग्राउंड पर बेल दे दी गई। तो ये बात फिर उनके लिए कही गई है। तो बस देखना हमको ये कि अरविंद केजरीवाल पर जो बड़ा फैसला है कब आता है। जी नहीं, अरविंद जी की वो वाली जो बातें वायरल होती हैं कि ऐसे थोड़ी ना होता है, सोनिया गांधी को पकड़ो 2 दिन इंटरोगेट करो, देखो सब बोल देंगी। तो कहीं वो उनके जो गवाह बने हैं वो एजेंसी ने उनकी बात सुन तो नहीं ली, इंटरोगेट तो नहीं कर दिया, ये भी बड़ा सवाल है ना, क्योंकि बोलता कैसे, तुरंत तो कोई नहीं बोलता है ना। आप सामान्य से चोर को भी थाने में ले जाया जाता तो कहता है क्या भैया कि हमने पर्स मार ली, कहता ना हमारे पास है ये नहीं। तो कहीं फिर 2-4 लाठी पड़ती है, 2-4 डंडा पड़ता है, कहीं बताता है संजय सिंह को भी आज बाहर आना है, ये भी खबर हमारे दिमाग में रहे। संजय सिंह जल्द बाहर आ सकते हैं। जेल से बाहर बहुत आसान नहीं होगा बेल मिलना। केजरीवाल पे 2 आरोप है, एक्साइज पॉलिसी के सरगना जरूर है, इसके अलावा जो उसके ऊपर आरोप लगा है कि एक राजनीतिक दल ने अपराध की आय से जो सबसे बड़े लाभार्थी रही है वो आम आदमी पार्टी रही है, और आम आदमी पार्टी को जो पार्टी बनाया है ईडी ने,
उसको केजरीवाल के माध्यम से आम आदमी ने पैसा कमाया है। तो केजरीवाल को दो चार्जेस है, एक तो ये लिकर पॉलिसी बनाने का जिसके वो सरगना है, जिसके देख रेख में लिकर पॉलिसी बनी, और दूसरा आम आदमी पार्टी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसे भी आप पार्टी बनाइए करप्शन का, आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के माध्यम से पैसा बनाया है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के संयोजक है। तो ये भी एक अरविंद केजरीवाल पर आरोप है। तो मुझे लगता है कि दोनों आरोप केजरीवाल पे बहुत मजबूत है, और जिस तरह से ईडी ने साक्ष्य रखे, ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल को बेल मिलना बहुत आसान नहीं होगा। और वैसे भी कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जब संजय सिंह को बेल दी थी कि ये जो संजय सिंह को बेल दी जा रही है नजीर नहीं है, ईडी ने बेल का अपोज नहीं किया है, इसलिए संजय सिंह को बेल दी जा रही है। तो मुझे लग रहा है ईडी कोई आज अरविंद केजरीवाल का अपोज नहीं करेगी। ईडी ने तो कह दिया है कि 15 अप्रैल तक या कस्टडी में हम इनकी रिमांड बीच में ले सकते हैं। तो यह तय है कि अरविंद केजरीवाल को आज हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। उन्हें किसी भी तरह की राहत चाहिए तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। जहां वो अभी तक गए नहीं है, आज उसके बाद ही जाएंगे, हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए गए तो वापस आ गए थे। उन्होंने मेंशन नहीं किया, फिर कहा कि जाइए आप जो बेंच बैठी हुई है वहां जाइए, लेकिन वहां भी आपको नियम से आना पड़ेगा, आपको हम वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। कानून की नजर में आम आदमी और मुख्यमंत्री एक बराबर है, तब उनको वापस लौटना पड़ा और फिर उन्होंने वापस ले ली थी। तो अरविंद केजरीवाल पर फैसला आ जाएगा। देखिए अब अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हो तो बहुत बड़ी खबर हो जाएगी ये, लेकिन अगर एक बार फिर जैसा लोअर कोर्ट में हो चुका है अरविंद केजरीवाल के लिए आज कोई अच्छी खबर नहीं आती है, तो आप अभी जो टेम्पो बना हुआ देख रहे हैं राजनीति में वो चलता रहेगा। आम आदमी पार्टी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए नए आरोप लगाती रहेगी। आज संजय सिंह बाहर आएंगे, वो जरूर जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएंगे।